टाइम नहीं है कि मेरा ये नॉलेज 2022 का है, तो मेरी कोशिश तो ये होती है कि प्रिपेयर हो के आऊँ, आपको सही वो कराऊँ। लेकिन अभी मेरे पास टाइम नहीं है, मैं एक क्लास भी नहीं ले सकता था, तो ये काफ़ी लोगों ने मैसेजेस किए, तो फिर मैंने केसेस लगा के साइमल्टेनियसली जा रहा हूँ। तो आप लोगों का नॉलेज मुझसे 100 गुना आगे है। एग्ज़ाम में भी ये होता है, आप लोगों का नॉलेज एग्जामिनर से ज़्यादा होता है, लेकिन आपने बस एग्जामिनर को क्या कहते हैं, वो जो गेम खेलनी होती है ना, उस पर आप पास फेल होते हैं। नॉलेज पे आप एग्जामिनर से बहुत आगे होते हैं, क्योंकि उसने पता नहीं कब जवानी में पढ़ा होगा, आप तो फ्रेश किताबें पढ़ के। तो ये नेक्स्ट केस। कोई भी ले ले, इसमें गलती आप जितनी करेंगे तो उतना आपको मैं याद। बता दूं। जी जी बता दें। बता दूं मैं तो। इसमें कॉर्नल सीटी चेस्ट images, lung window and axial CT chest image. Soft tissue window show bilateral confluent upper lobe masses, conglomerate masses associated with mild fibrotic changes. And on soft tissue window, we can see peripherally calcified, eggshell calcified lymph nodes. And based on these, no bony lesions, and based on these imaging findings, my likely diagnosis will be progressive massive fibrosis due to silicosis. Along with that, the diameter of pulmonary artery is increased as compared to aorta. So this might be due to the lung parenchymal changes leading to pulmonary arterial hypertension. तो इसमें आपने सारी चीज़ें कवर कर ली हैं, ठीक है। प्रोग्रेसिव मैसिव फाइब्रोसिस आपने बता दी, ये मैस लाइक ओपेसिटीज़ हैं। जी उसके अलावा एक्शल कैल्सिफिकेशन कर दिया, तो ये ज़्यादा सिलिकोसिस की तरफ जी आपके पास जा रहा है। फिर आप डिफरेंशियल में सार्कोइडोसिस भी इसमें इंक्लूड करेंगी। तो दोनों चीज़ें हो सकता है कि दोनों को वो एग्जामिनर सिलिकोसिस में भी मार्क्स दे दे, सार्कोइडोसिस में भी मार्क्स दे दे। फिर एसोसिएशन जो है आपने देखनी है। अब ये चीज़ करके आपने इसको मिस कर दिया ना, तो आपके आधे मार्क्स कट जाएंगे। तो आप देख रहे हैं कि पल्मोनरी आर्टरी जो है वो इसमें डायलेटेड है, तो इट कैन लीड टू अ पल्मोनरी आर्टीरियल हाइपरटेंशन। तो इसलिए कभी कभी एग्जाम दे जी के आप आते हैं तो आप कहते हैं यार मेरे स्टेशन तो सही हुआ था। नहीं, आपका सही नहीं हुआ, आपने ना ये चीज़ मिस कर दी। जब आपने ये चीज़ मिस कर दी, आपने मार्क्स लूज कर दिए। बेशक आपकी डायग्नोसिस वो होगी। अब वाइवा में तो ये होता है कि आपकी डायग्नोसिस आप बेशक नहीं बनाते, लेकिन अगर आपकी अप्रोच देख लेना वो कि यार ये फाइंडिंग्स और इसमें जा रहा है, क्योंकि आजकल हर बंदे के हाथ में मोबाइल है। जो भी रिपोर्टिंग स्टेशन में होता है वो मोबाइल से रेडियोपीडिया से पढ़ के कर सकता है। वो बस ये देखते हैं कि एक तो आप सेफ रेडियोलॉजिस्ट हैं, और दूसरा वो आपको ये देखते हैं कि आपकी अप्रोच क्या है। अगर आपकी अप्रोच अच्छी है तो इंटरनेट एक्सेस आपके पास होता है हमेशा रिपोर्टिंग में। जब आप प्रैक्टिकल में होते हैं तो हर बंदा रेडियोपीडिया को पढ़ के रीच कर सकता है। लेकिन ये उस बंदे को पास करेंगे जिसकी अप्रोच ठीक है, जिसकी अप्रोच सर सही है। इसकी टॉप डायग्नोसिस क्या हो? टॉप टू यही हो गया ना, प्रोग्रेसिव मेसिव फाइब्रोसिस, सिलिकोसिस और सार्कोइडोसिस इसको डिफरेंशियल में है। सर इसको सार्कोइडोसिस से इसको कैसे व्हाट नेक्स्ट डिफरेंशिएट क्या होगा? करेंगे? एक्शेल कैल्सिफिकेशन जो है ना वो ज्यादा सिलिकोसिस के लिए, आल्दो दोनों में हो सकता है। तो टॉप उसमें प्रोग्रेसिव में से फाइब्रोसिस आएगा, सार्कोइडोसिस नहीं लग सकते इसमें टॉप में। हाँ, टॉप में ही है। व्हाट नेक्स्ट क्या होगा इसका? बता दे कोई। इसमें ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री लेंगे और बायोप्सी कर सकते हैं टू रूल आउट मतलब लंग मैलिग्नेंसी ना हो इन के लिए। निम्बुकोनियोसिस। और साथ ये एसोसिएटेड हो सकता है, आपको कोई वो दे दे, हिस्ट्री दे दे। जैसे अगर उन्होंने कॉपी पेस्ट किए होते हैं ना, ये ऑक्सफोर्ड वगैरह से कॉपी पेस्ट किए होते हैं, तो उसमें लिखा होगा ब्लैक वुमेन। तो ब्लैक वुमेन लिखा है तो आप उसमें सार्कोइडोसिस के ऊपर रखेंगे, क्योंकि सार्कोइड उसमें उनमें ज्यादा है, ब्लैक वुमेन में ज्यादा है। और अगर वो हिस्ट्री में दे रहे हैं आपको, कोई ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री दे रहे हैं, तो फिर आप सिलिकोसिस को टॉप पे रखेंगे। तो उस तरह आपकी हिस्ट्री के बेस में ना डिफरेंशियल्स थोड़े से चेंज हो जाते हैं। डू लुक फॉर द हिस्ट्री, डू लुक फॉर द क्वेश्चंस, ठीक है। क्योंकि ये ज्यादातर कॉपी पेस्ट होता है, इसमें काफी चीजें जो होती हैं कॉपी पेस्ट होती हैं टोक्स में।
सर एक बात पूछनी है, वो जो आप क्लासेस का कह रहे हैं वो टॉक से पहले हो रही है पीएमए वाली, या वो वाइवा से पहले होंगी? अभी का तो हमें नहीं पता लाहौर में हो रही है। वो तो आप खुद चेक कर लें, मुझे पता नहीं है, लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है वो। और अगर उसके कोई पुराने इमेजेस आपको मिल जाए ना तो वो भी देख लें। जल्दी से देख लें, फिर ये पहला सेशन खत्म होने वाला है, वो टाइम खत्म हो रहा है, 30 मिनट्स। चलिए मैं बता दूं। जी जी, जल्दी जल्दी करें ताकि हम सारे केसेस देख लें। जी Axial slices of contrast enhance 3D abdomen at the level of liver and spleen, shows dilated serpiginous channels at the level of porta hepatis, and a few similar channels appreciated at the splenic hilum. The liver has irregular nodular margins. The stomach appears to be slightly thick-walled. There is a mild ascites, however, no pleural effusion. Bilateral kidneys are unremarkable. There is no sign of any pneumoperitoneum. The kidney appears to be slightly enlarged. Considering all these findings, I would conclude my case as a case of cirrhosis with splenic and gastric paresis, with gastric gastric gastropathy होती है, तो और सिरोसिस है। और बस। Cavernous और transformation of portal vein. ये मेन पैथोलॉजी जो दिखाने की हॉल उसका सीक्वल था वही है कि आपको मेन पोर्टल वेन जो है, पोर्टल वेन और उसकी ब्रांचेस नजर नहीं आ रही, इंस्टेड आपको सर्पिजिनस मल्टीपल वेसल्स नजर आ रही हैं पोर्टा हेपेटिस पे। तो वो लाइकली पोर्टल वेन की थ्रोम्बोसिस हो गई है, और सीक्वले में कैवर्नस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द पोर्टल वेन हो गया। ठीक है, बाकी ये सिरोसिस की जो चेंजेस होगी, इरेगुलर लिवर मार्जिन, स्प्लीनोमेगेली, गैस्ट्रोपैथी, और थोड़ा सा फ्लूइड और थिकनिंग ऑफ द गॉल ब्लैडर भी है, ये सारे उसके सीक्वले हो गए। ठीक है, आपने बाकी चीजें सही बताई। तो ये Sorry, वेरिसेस और कैवर्नस ट्रांसफॉर्मेशन एक ही चीज है? नहीं नहीं, वेरेसिस तो ऊपर वाले पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से होते हैं ना। ये जो इधर भी आपके पास वो जो पेरीगैस्ट्रिक और पेरिस्प्लिनिक आपके पास वेरेसिस बनेंगे, ये जो है ये पोर्टल वेन की उसकी वजह से होती है। पोर्टल वेन मेन थ्रोम्बोज्ड हो जाएगी या बंद हो जाएगी, उसकी जगह पोर्टा हेपेटिस में अल्टरनेटिव डायलेटेड चैनल्स बनेंगे उसके ब्रांचेस के। तो इसको कहते हैं कैवर्नस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द पोर्टल वेन, कि मेन पोर्टल वेन बंद होगी और कोई कोलेटरल्स पोर्टा हेपेटिस में बन गई। ठीक है, बाकी जो कोलेटरल्स होते हैं पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से, वो आपको पेरीगैस्ट्रिक, पेरिस्प्लिनिक और उन के लोकेशन में मिलते हैं। आल्दो पैथोलॉजी जो है वो इंटरलिंक्ड ही है, सेम सिमिलर ही। सर उसके अंदर सर आईवीसी उसमें एड्रीनल लीजन है राइट साइड पे। ये वाला ये आईवीसी है। सही आईवीसी है तो फिर इसके अंदर तो इकोजेनिक मटेरियल है। नहीं नहीं, इकोजेनिक ये वो फेज ऐसा दिखाया हुआ। आल्दो आप सस्पेक्ट लिख सकते हैं, इस पे आप कमिट नहीं कर सकते। लीजन भी आप सस्पेक्ट लिख सकती है, सस्पेक्टेड, अगर आपको लग रहा है। लेकिन अगर पैथोलॉजी वो एनाटमी देखो ना, तो ये आईवीसी वाला वो आ जाता है, डिस्टेंडेड आईवीसी। सस्पेक्टेड करके आप लिख सकते हो उसमें, फिर आप लिख लो कि अल्ट्रासाउंड फॉर कंफर्मेशन, इसको अल्ट्रासाउंड में कंफर्म कर दूंगा, या आई विल लुक एट द एडिशनल इमेजेस टू कंफर्म, क्योंकि आप स्टैटिक पे तो रिपोर्ट नहीं कर रहे, एक इमेज पे तो रिपोर्ट नहीं कर रहे। तो ये चीज़ आप उसमें ऐड कर सकते हो। लेकिन आपको अनश्योर है ना, तो इस तरह आपके सस्पेक्टेड का वर्ड यूज कर लो, ताकि आप वहाँ मार्क्स लूज ना करो। तो ये भी इजी है, जल्दी जल्दी इसको पिक करें और बताएं ताकि मैक्सिमम केस देखें। 6 मिनट हमारे पास हैं, फिर एक और सेशन करेंगे। सर फीटल एमआरआई है, इसमें डायलेटेड यूरिनरी ब्लैडर है विद डायलिटेशन ऑफ द पोस्टीरियर यूरेथ्रा. दिस इज द केस ऑफ पोस्टीरियर यूरेथ्रल वेल्स एंड देयर इज आल्सो डायलिटेशन ऑफ द पेल्विक कलेसियर सिस्टम बाइलेटरली. तो मैंने आपको बताया था कि आपको ना कभी कभी वो कॉमन पैथोलॉजी को अनकॉमन मॉडलिटी में दिखा देंगे। लाइक अभी एमआरआई आपके पास लग गया, तो आपने डरना नहीं एग्जाम में, यार ये एमआरआई लग गया, अनयूजुअल चीज लग गई है।
वही आप अपना सिस्टेमिक सोचें कि आप अभी इसमें देख रहे हैं तो ये T2 हाइपर इंटेंसिस्टिक स्ट्रक्चर ये क्या है। तो आप अगर एनाटॉमी को थोड़ा सा देखें तो ये डिस्टेंडेड ब्लेडर है। फिर आपको इधर थोड़ा सा इसमें प्रोजेक्शन नज़र आ रही है तो आप सोचेंगे फिर आप इधर इर्द गिर्द देखें तो आपको हाइड्रोनेफ्रोसिस नज़र आ रही है। तो जब आप इसको देखें तो और अपने दिमाग को थोड़ा सा लड़ाएं तो ये की होल साइन मिल रहे हैं, की होल साइन लीडिंग टू द बायलैटरल हाइड्रोनेफ्रोसिस। अभी यही चीज आप हाँ, और यही चीज आपको ओलिगो एंड वो और उसके साथ आपको वो जो है अपना अल्ट्रासाउंड में भी ये क्लासिक की होल साइन दिखाते हैं। तो ये रेडियोपीडिया से देख लें कि ये पोस्टीरियर यूरेथ्रल वाल्व का केस आपको उसमें भी वो दिखाते हैं। ठीक हो गया। ये भी इम्पोर्टेंट केस है, टोक्स फाइवा दोनों में ये लगता है। Axial and coronal slices of T1 and T2 weighted MRI in which their MT2 mass lesion appreciated in the left cerebral hemisphere in the region of basal in the region of caudate lobe. On the T1 weighted films, there is slight pressure effect on the lateral ventricle, and contralateral ventricle shows slight dilatation. Apart from that, at the T1 weighted images, there are T1 hyperintense droplets appreciated along the Selkaya and Garai. To see a fat set image, my top differential in this case would be dermoid, ruptured dermoid. In order to see any complications such as ventriculitis, my other differential would be lipoma. And सर फर्दर इमेजिंग में फिर ये क्या कि हेलो, मेरा नेट की हेलो, ruptured dermoid. हाँ, सर आपका आ रहा है? आवाज आ रही है? जी सर जी, आ आपकी रही आवाज है। आ रही है। ये जो आपको नजर आ रहे हैं ना ये ड्रॉपलेट्स, ये क्लासिक हाइपर इंटेंस सिग्नल जो इसमें ये नजर आ रही है, ये रप्चर डेब्रोमाइड का क्लासिक सिग्नल है। जो आप T1 पे भी देखें, T1 पे भी हाइपर इंटेंस है, T2 पे भी हाइपर इंटेंस है, और अंदर आपको जो ये थोड़ी सी हाइपर इंटेंसिटीज आ रही हैं, ये क्लासिक उसका डर्माइड का केस है। जब आप इमेजेस देखेंगे रेडियो मीडिया में भी पढ़ेंगे तो उसमें कभी कभी फैट फ्लूइड लेवल्स इधर भी वाइट वाइट आपको नज़र आ जाते हैं। तो ये क्लासिक इमेज होती है जो आपको शो करते हैं, और इसमें आपको वो फेल कर देते हैं अगर आप ये पिक ना करें। तो ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। रप्चर डर्माइड का केस ये आपके पास फाइबर में भी लगेगा, टोक्स में, दोनों में लगेगा। ठीक है, अभी ये एक केस और लेते ये हैं। नीचे वाली जो है हाँ, इसमें दरमियान वाले इमेज वो T1 इस इमेज में ये हाई क्यों नहीं है T1 के जो दरमियान वाले इमेज में ये फैट सेट है या इस सेक्शन में वो आ नहीं रही ये इधर नीचे इसके नीचे वाले इमेज है सर इसके नीचे वाले पे इस वाले में आइसो जी इंटेंस आप जी जी में भी मिस हो रहा है। फैट सेट शायद, मैं इसके लिए श्योर नहीं हूँ, लेकिन फैट सेट में इसको भी नहीं होना चाहिए था शायद। सर ये प्रोजेक्ट जो नीचे वाले इमेज मेन नीचे वाले पैथोलॉजी इमेजेस तो को इसमें ना, मेन तो इस सेक्शन में, ये सेक्शन तो इसमें जी इन्वॉल्व ही नहीं है। ये जो सर मेन नीचे वाले इमेजेस को हम पोस्ट कंट्रास्ट भी तो कंसीडर कर सकते हैं T1 पोस्ट कंट्रास्ट और ये मेनिंजेस हैं जो सर्काई में नजर आ रही हैं एनहांस्ड लेकिन मेनिंजियल ये आपको वेसल्स पूरे वेसल्स नहीं है ना, ये डॉट 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 नजर। ये जो इमेज है ना इसमें आपको वो उसने रप्चर्ड जो उसके स्लॉट्स हैं वो दिखाए हैं। Choroid plexus enhanced अगर नहीं कर आप रहा है देख रहे इसलिए हैं, ये अगर आप देख रहे कंट्रास्ट हैं तो नहीं है। यहाँ अगर कॉन्ट्रास्ट है तो ये ड्यूरल साइनसिस में नहीं है। बाकी इधर वेसल्स जो होती हैं, ठीक है, इधर इन वेसल्स में कहीं आपको कॉन्ट्रास्ट नजर नहीं आ रहा तो आप पोस्ट कॉन्ट्रास्ट नहीं बोल सकते इसको। ठीक है, नॉन कॉन्ट्रास्ट। तो जब आप एग्जाम में देखेंगे तो आप बाकी भी देखें ना, अगर लेप्टोमेनिंजियल एनहेंसमेंट है तो इधर क्यों नहीं है,
इस जगह क्यों नहीं है, बाकी वेसल्स आपको नॉर्मल वेसल्स क्यों नहीं, तो ये फर्स्ट केस है। अब इसको